मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज देखें कार्ल मार्क्स। इस दुनिया में आज तक जितने भी चिंतक, मनीषी, विद्वान, दार्शनिक जितने भी हुए, उन सभी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसने अपने विचारों से पूरी दुनिया को बदल डाला, वो भी तीव्र गति से, ऐसा व्यक्ति इतिहास में केवल एक है। उसका नाम है कार्ल मार्क्स। मैक्सी स्पष्ट बोलता है कि निष्पक्ष रूप से उस व्यक्ति के विषय में कुछ कहना कठिन हो जाता है जिसे दुनिया के लाखों व्यक्ति ईश्वर की भांति पूजते हों और अन्य लाखों पिशाच मानकर घृणा करते हैं। यदि मार्क्स के अध्ययन की आवश्यकता का प्रश्न हटाया जा सके तो इन कटु आलोचनाओं से बचा जा सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को कैसे बुलाया जा सकता है जिसने अपने विचारों से पूरी दुनिया को दो प्रतिद्वंदी शिविरों में बांट दिया हो। ऐसे व्यक्ति के बारे में विचार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि भावुकता को मस्तिष्क की खिड़की से बाहर फेंक कर उसे निष्पक्षता से समझने की चेष्टा की जाए। दुनिया में जितनी तारीफ मार्क्स की हुई उससे ज्यादा आलोचना मार्क्स की। दुनिया में मार्क्स ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने विचारों से पूरी दुनिया को दो प्रतिद्वंदी शिविरों में बांट दिया। विशेष करके यह विभाजन द्वितीय विश्व के बाद के वर्षों में हुआ। मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ, उसकी मृत्यु 1889 में हुई और कार्ल मार्क्स के विचारों को सबसे पहले दुनिया में रूस में लेनिन ने इसको क्रियान्वित किया था, लागू किया था। समझे कि उसकी मृत्यु के 38 साल के बाद लेनिन ने मार्क्सवाद के सिद्धांत को लागू किया था। कहाँ? रूस में। और रूस में उसने सोवियत संघ को नए नाम के रूप में स्थापित किया। यह 1917 में यहाँ पर स्थापित हुआ साम्यवाद रूस में, उसका नाम हुआ सोवियत संघ। यह व्यवस्था 1991 तक चली और द्वितीय विश्व के पूर्व तक दुनिया में केवल एकमात्र देश था, साम्यवादी देश, वह था सोवियत संघ या रूस। द्वितीय विश्व के बाद लगभग 12-13 देशों में साम्यवादी व्यवस्था लागू हुई। अमेरिका की लाख कोशिश के बावजूद चीन में साम्यवादी व्यवस्था को रोका नहीं जा सका। पूर्वी यूरोप के लगभग 8-10 देशों में स्टालिन ने जबरदस्ती साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना कर दी। पोलैंड, हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, इन सभी देशों में। उसके बाद उत्तर कोरिया में साम्यवाद की स्थापना हो गई, वियतनाम में साम्यवाद की स्थापना हो गई, अभी भी है, उत्तर कोरिया में भी अभी है। उसके बाद क्यूबा में भी 1959 में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हो गई। तो जब चीन में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हो गई तो चीन को तो बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तब दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या साम्यवादी हो गई और आधी जनसंख्या पूंजीवादी हो गई। पूरी दुनिया दो भागों में बट गई, प्रतिद्वंदी शिविरों में। साम्यवाद बनाम पूंजीवाद। साम्यवादी देशों का अगुवा था सोवियत संघ, पूंजीवादी देशों का था अगुवा अमेरिका। इनके बीच जो शीत युद्ध चला 1945 से लेकर 1990-91 तक, इस शीत युद्ध की जकड़ में पूरी दुनिया बंध चुकी थी। पूरी दुनिया का स्पष्टतया दो विभाग में हो चुका था और 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ। साम्यवादी व्यवस्था धरधरा करके गिर गई और जैसे ही सोवियत संघ का पतन हुआ
रूस पहले जैसे था फिर से 1991 में उसी रूप में आ गया। जिन 15 छोटे छोटे देशों को स्टालिन ने जबरदस्ती साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत अपने क्षेत्र में मिला लिया था, ये सब देश एक एक करके स्वतंत्र हो गए। चीन में भी अभी दुनिया में चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम और क्यूबा, ये 4 देश हैं जहां पर साम्यवादी व्यवस्था अभी भी चल रही है। लेकिन साम्यवादी व्यवस्था थोड़े से आड़ में जा चुकी है, बहुत कुछ आड़ में जा चुकी है, और इन देशों ने भी पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार कर दिया है। तो नाम के साम्यवादी देश हैं, जनता पर निरंकुशतापूर्वक शासन के लिए ये देश साम्यवादी है, बाकी उनकी पूरी व्यवस्था पूंजीवादी है। देखें किस प्रकार से। और एक कार्ल मार्क्स का कथन, आज पूरे यूरोप को, वह साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखता है कि आज पूरे यूरोप को एक हवा व्यथित कर रहा है, वह है साम्यवाद का हवा। इस हवे को समाप्त करने के लिए यूरोप की सब शक्तियां एक हो गई हैं, एकजुट हो गई हैं। साम्यवाद के डर से पूंजीपतियों को कांपने दो, मजदूरों के पास खोने के लिए अपनी दासता की बेड़ियों के सिवाय और कुछ भी नहीं है, जबकि पाने के लिए पूरी दुनिया है। दुनिया के मजदूरों की जब इस प्रकार से सिंह गर्जना करते हुए मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किया, तो सदियों से उपेक्षित, दलित, शोषित मजदूरों में गजब की भावना आई। पूरी दुनिया में मजदूरों का आंदोलन एक एक करके बढ़ने लगा, और इसका परिणाम आगे चल करके लेनिन में साम्यवाद लेनिन के द्वारा हुआ, जब रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना। देखें कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ, फ्रांस में हुआ। जब नेपोलियन का पतन हुआ तो उसकी जो जन्मभूमि थी वह क्षेत्र प्रशिया में शामिल हो गई। प्रशिया मतलब जर्मनी, प्रशिया पुराना नाम है, जर्मनी नया नाम है। परिणाम यह हुआ कि उसका जन्म तो फ्रांस में हुआ, लेकिन आगे चलकर वह क्षेत्र जर्मनी में सम्मिलित हो गया। परिणाम यह हुआ कि कार्ल मार्क्स में राष्ट्रीयता का भाव पनप नहीं सका, और ये चीज हम आगे चल करके उसमें देखेंगे, कार्ल मार्क्स के विचारों में देखेंगे कि वह राष्ट्रीयतावाद का विरोधी है। उसके विचारों में कहीं भी राष्ट्रवाद नहीं है, वो पूरी दुनिया को अंतर्राष्ट्रीयतावाद को लेकर के चलता है। पढ़ाई लिखाई किया जर्मनी में, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर वह पीएचडी भी किया, लेकिन उसे भौतिकवादी विचारों के कारण, नास्तिक विचारों के कारण किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय में या सरकारी संस्थान में नौकरी नहीं मिली। वो फ्यूरबाच से भौतिकवाद का पाठ सीखा। फ्यूरबाच एक दार्शनिक था जिसने नास्तिकता का प्रतिपादन किया, और उसने कहा था कि दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, हर चीज जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और उसी से सृष्टि का संचालन हुआ है। आगे चल करके वह पत्रों का प्रकाशन संपादन करने लगा। इस बीच उसके पूंजीवादी विरोधी विचारों के कारण जर्मनी से उसको निकाल दिया गया। फ्रांस आए, फ्रांस में भी उसने पूंजीवाद के विरोधी विचार व्यक्त किए, वहां से उसको हटा दिया गया, देश निर्वासन दे दिया गया। वह ब्रुसेल्स पहुंचा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पहुंचा, और इसी बीच जर्मनी के श्रमिक संघ ने कार्ल मार्क्स को साम्यवादी घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी प्रदान। कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र तैयार किया, जिसका जिक्र अभी मैंने किया, दुनिया के मजदूरों की होगा। यह साम्यवादी घोषणा पत्र श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, साम्यवादियों के लिए गीता और कुरान के प्रति पवित्र माना जाता है। जब 1848 में सभी अनेक यूरोपीय पूंजीवादी राष्ट्रों में जब मजदूरों का आंदोलन हुआ, तो बेल्जियम से भी कार्ल मार्क्स को निर्वासित कर दिया गया।
उसके बाद उसने अपना अंतिम समय, आखिरी समय तक वह लंदन में रहा और लंदन में रहते हुए उसने अनेक पुस्तकें लिखी। अनेक पुस्तकों में उसके प्रमुख पुस्तक दास कैपिटल, पूंजी। और कहना चाहिए कि जिस पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए उसने जीवन यापन किया, उसी पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए उसने अपने विचारों का प्रतिपादन किया, दुनिया के मजदूरों को एक और संगठित होने का संदेश दिया। मार्क्स ने बहुत ज्यादा गरीबी में जीवन यापन किया। उसको यहाँ तक कि लंदन की कड़कती ठंड में भी फुटपाथ पर सोने के लिए विवश होना पड़ा, परिवार सहित, अपनी पत्नी और बच्चे को सहित। उसके बच्ची का इलाज नहीं हो पाया, उसकी मृत्यु हो गई। इन आर्थिक अभाव में रहते हुए भी उसने अपनी पुस्तक का लेखन किया। ये मार्क्स की जीवनी की कुछ बातें हैं। मार्क्स की कुछ पुस्तकें हैं जिसमें सर्वाधिक प्रमुख 2 पुस्तकें हैं। एक दास कैपिटल, पूंजी, यह 3 वॉल्यूम में है, 3 बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, वॉल्यूम 1, 2 और 3। दूसरा है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। यह 1848 के आंदोलन के संदर्भ में इसका लेखन मार्क्स ने किया था अपने मित्र फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर। और मार्क्स अपने जीवन में केवल पूंजी का, दास कैपिटल का केवल पहला भाग प्रकाशित करवा पाया। उसकी मृत्यु के बाद उसके मित्र फ्रेडरिक एंजल्स ने पूंजी के 2nd और 3rd वॉल्यूम का प्रकाशन किया। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि पूरी दुनिया साम्यवादी के रूप में कार्ल मार्क्स को जानती है, साम्यवाद के प्रवर्तक के रूप में कार्ल मार्क्स को जानती है। जबकि मार्क्स ने अपनी पुस्तकों में जो भी विचार व्यक्त किए साम्यवाद के बारे में, वह अकेले कार्ल मार्क्स के विचार नहीं है, अपितु उसमें उसके मित्र फ्रेडरिक एंजल्स का भी नाम सम्मिलित है, का योगदान भी सम्मिलित है। तो इसलिए कहा जाता है कि इतिहास ने फ्रेडरिक एंजल्स के साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि हर जगह नाम मार्क्स का आता है, फ्रेडरिक एंजल्स का नाम नहीं आता। फ्रेडरिक एंजल्स ने मार्क्स के साथ मिलकर के सभी विषय पर विचार किया और पुस्तकों का लेखन किया। तो जितना विचार साम्यवाद में मार्क्स का है, उतना ही विचार फ्रेडरिक एंजल्स का भी है। फ्रेडरिक एक पूंजीपति था जिसने मार्क्स के कठिनाई भरे जीवन में दिनों में उसकी पूरी सहायता की थी और दोनों ने मिलकर के अपने साम्यवादी जीवन को आगे बढ़ाया। ये है कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में एक संक्षिप्त। अब चले कार्ल मार्क्स के राजनीतिक विचारों के बारे में। कार्ल मार्क्स अपने विचारों को, साम्यवादी विचारों को एक नया नाम देता है। वह नया नाम क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद, साइंटिफिक सोशलिज्म। क्यों? कार्ल मार्क्स के पहले 3-4 विचारक थे साम्यवाद के। उस पिछले व्याख्यान में जब मैंने समाजवाद के शाखाओं के बारे में चर्चा की थी, उनका नाम आ चुका है रॉबर्ट ओवेन, फ्रांसिस बेकन, ये विचारक चार्ल्स फूरियर, ऐसे ये विचारक थे जो साम्यवादी विचारों का प्रतिपादन इन्होंने किया। लेकिन जब कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों का प्रतिपादन करना शुरू किया तो उसने पूर्ववर्ती समाजवादी विचारों और साम्यवादी विचारों के बारे में अध्ययन किया। उसने यह पाया कि पूर्ववर्ती, मतलब मार्क्स के पूर्ववर्ती जितने भी समाजवादी विचारक हुए, इन्होंने केवल इस बात का जिक्र किया कि समाज का नया निर्माण होना चाहिए। इन्होंने यह नहीं बताया कि समाज का निर्माण क्यों नया होना चाहिए, समाज में विषमता क्यों है, इसकी उन्होंने कोई चर्चा नहीं। बस इन्होंने ये कहा कि समाजवादी व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मार्क्स कहता है कि इन पूर्ववर्ती समाजवादी विचारकों ने गुलाब के सुंदर फूलों की कल्पना तो की, लेकिन वह गमला नहीं बनाया जिसमें ये
गुलाब के सुंदर फूल उगाए जा सकते हैं। तो इसलिए कार्ल मार्क्स अपने विचारों को पूर्ववर्ती विचारों से भिन्न करने के लिए उसने अपने पूर्ववर्ती विचारकों का नाम कल्पना लोकीय समाजवाद और अपने विचारों को वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। तो इसके 3 नाम हुए, एक मार्क्स के नाम पर मार्क्सवाद, दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद जो नाम कार्ल मार्क्स ने स्वयं दिया, और तीसरा इसे साम्यवाद भी कहा जाता है क्योंकि वैज्ञानिक समाजवाद का अंतिम लक्ष्य, अंतिम पड़ाव, डेस्टिनी ये साम्यवाद है। इसलिए इसको 3 नामों से पुकारा जाता है। तीनों नाम लगभग समान है। तो ये है वैज्ञानिक समाजवाद। तो वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में चर्चा करें। वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और उसके विचारों का, समस्त विचारों का मूल आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद 2 शब्द हैं इसमें, एक है द्वंद्व, द्वंद्व माने संघर्ष, और दूसरा है भौतिक। इस सृष्टि के पीछे जो मूल आधार है वह चेतन नहीं है, ईश्वर नहीं है, जड़ है, भौतिक पदार्थ है। भौतिक पदार्थ क्या है? जिसमें जीवन नहीं होगा, जिसकी अपनी कोई भावनाएं नहीं, जैसे मकान है, टेबल है, कुर्सी है, पत्थर है, रेत है, मिट्टी, ये सब जड़ पदार्थ है। मार्क्स इन जड़ पदार्थों से सृष्टि का निर्माण और संचालन होना मानता है। मतलब द्वंद्व एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से सृष्टि का संचालन होता है, और दूसरा है जड़ पदार्थ जो सृष्टि का मूल आधार है। ये 2 शब्द हैं, द्वंद्व और भौतिक। और इसके अंतर्गत सबसे पहले देखें भौतिक पदार्थों की विशेषताएं जिसका उल्लेख कार्ल मार्क्स करता है। भौतिक पदार्थों की विशेषता सबसे पहले गतिशीलता। क्या भौतिक पदार्थों में गतिशीलता होती है? जैसे एक कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी में कौन सी गतिशीलता होती है? कार्ल मार्क्स कहता नहीं होती। कैसे? कुर्सी किससे बनी है? लकड़ी से बनी। अभी आप सुन लीजिए, जब आलोचना होगी तब सभी प्रकार से विचार कर रहे हैं। कुर्सी बनी लकड़ी से। लकड़ी किससे बनी? छोटे छोटे अणुओं से। अणु का भी विभाजन किया जाता है, उसको 3 भागों में, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और वैज्ञानिक खोजों से यह सिद्ध हो चुका है कि इन 3 तत्वों में इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, प्लस माइनस, इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। इससे मिलकर बनने वाला अणु और अणुओं से मिलकर बनने वाली लकड़ी और लकड़ी से बनने वाली कुर्सी गतिशीलता होगी। तो प्रत्येक जड़ पदार्थ गतिशील होता है। दूसरा परिवर्तनशील होता है। यदि गतिशीलता है, परिवर्तनशीलता होगी, उसमें बदलाव आएगा। कैसे बदलाव आएगा? जैसे ये कुर्सी रखी हुई, यह कुर्सी आगे डालकर टेबल में बदल जाएगा? नहीं, इसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। मान लीजिए यह कुर्सी यथावत यहाँ पर रखी जाती है 5 साल, 10 साल, 15 साल। कुर्सी का स्वरूप जो आज है वह 10 साल के बाद नहीं, वैसा ही नहीं। इस प्रकार से इसमें परिवर्तन स्वाभाविक है। इसी को फ्रेडरिक एंजल्स बोलता है, दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है। एक बालू कण से लेकर के सूर्य तक दुनिया की कोई भी चीज हमेशा परिवर्तनशील होती है, क्योंकि उसमें गतिशीलता पाई जाती है। कोई भी चीज जिस स्थिति में आज है, आज से 50 साल के बाद उसी स्थिति में नहीं रहेगी। अपने दैनिक जीवन में भी देख लीजिएगा, जिस चीज को आज आप देख रहे हैं, अगले 50 साल के बाद उसकी स्थिति क्या होगी आप खुद सोचिए। तो जड़ पदार्थों में गतिशीलता होती है, परिवर्तनशीलता। तीसरा संबद्धता।
कोई भी घटना अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती। हर घटना अन्य चीजों से संबद्ध होती है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता है, तो क्या परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना उस अकेले विद्यार्थी की पूरी मेहनत का परिणाम है? नहीं, उसमें शिक्षकों का योगदान है, उसमें पुस्तकों का योगदान है, उसमें समाज का योगदान है, उसमें उसके दोस्तों का योगदान है। सबके योगदान से मिलकर के वह अच्छे अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कहीं पर कोई घटना घट गई, उस घटना के लिए केवल घटना को ही जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, अन्य प्रकार की परिस्थितियां भी उस घटना को अंजाम देने की जिम्मेदार होती है। तो हर चीज एक दूसरे से संबद्ध होती है। दुनिया की कोई भी चीज स्वतंत्र नहीं होती, स्वायत्त नहीं होती, उसमें संबद्धता अन्य चीजों से उसका संबंध होता है। तीसरा है आंतरिक विरोध। हर चीज में आंतरिक विरोध होता है, अंदरूनी विरोध, मतलब परस्पर विरोध। परस्पर विरोधी चीजें हर चीज में पाई जाती है। वो कैसे? मार्क्स कहता है कि जैसे ये लकड़ी की कुर्सी है, इस लकड़ी की कुर्सी में भी आंतरिक विरोध होता है। कैसे? यदि लकड़ी कठोर नहीं होती तो यह आपका 70-80 किलो का वजन सहन नहीं कर पाती, और यदि लकड़ी नरम नहीं होती तो वह उसको काट करके कुर्सी का शेप नहीं किया जा सकता है। तो कुर्सी में भी आंतरिक विरोध होता है। उसमें कड़ाई भी है तो नरमी भी है, कठोरता भी है तो नम्रता। तो हर चीज में आंतरिक विरोध होता है। आप चुंबक को बिल्कुल छोटे से छोटे टुकड़े में काट दीजिए, चुंबक के प्रत्येक टुकड़े में 2 ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ऐसा चुंबक बनाया ही नहीं जा सकता जिसमें कि एक ध्रुव। तो दुनिया के हर चीज में अच्छाई भी है, बुराई भी। उसका उजला पक्ष है तो उसका काला पक्ष है। आंतरिक विरोध होता है। हर अच्छाई के बीच, हर अच्छाई में एक बुराई निहित होती है, और हर बुराई में एक अच्छाई निहित होती है। फिर है आंतरिक संघर्ष। आंतरिक विरोध होगा, आंतरिक संघर्ष भी होगा। अगर विश्वास न हो तो बिजली के 2 तारों को, निगेटिव और पॉजिटिव को आपस में जोड़कर देखिए, चिंगारी उत्पन्न होती है, फ्यूज उड़ जाता है। आंतरिक संघर्ष। दुनिया के हर चीज में आंतरिक विरोध होता है, और आंतरिक विरोध के कारण आंतरिक संघर्ष होता है। ये है भौतिक पदार्थों की 5 विशेषताएं। ऐसा कहते हुए कार्ल मार्क्स भौतिक पदार्थ को, मतलब जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, इसे ही अंतिम रूप में स्वीकार करता है। ईश्वर का कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। और मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम के नशे की भांति होता है। कैसे अफीम के नशे की भांति? जिस प्रकार से एक अफीम का सेवन करने वाला व्यक्ति, उसके सामने जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं की ओर से आंखें बंद कर लेता है, और एक अलौकिक ईश्वर की कल्पना करते हुए स्वर्ग के बारे में सोचता है कि वो अत्याचार मुझ पर कर रहा है, ईश्वर तुझे नरक में भेजेगा, या ईश्वर तुझे इस प्रकार के अत्याचार की सजा देगा। ये जो श्राप देने वाली बात है, ये जो बद्दुआएं देने वाली बात है, ये व्यक्ति को धर्म से प्रेरणा मिलती है। इसलिए धर्म अफीम के नशे की भांति है। मार्क्स मजदूरों का आह्वान करता है कि उस पर जो भी अत्याचार हो रहा है, उसका जो भी शोषण हो रहा है, उसका जो भी दमन हो रहा है, उसका विरोध स्वयं करें। ईश्वर को बोलने की, ईश्वर की सिफारिश की आवश्यकता है। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स अपने पूर्ण समस्त सिद्धांतों को भौतिकवाद पर, जड़ पदार्थ पर आधारित करता है। यह है भौतिक पदार्थों की विशेषता। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात आप जान सकते हैं कि
मार्क्स ने अपने द्वंद्ववादी विचारों को हीगल से लिया। हीगल उसका पूर्ववर्ती दार्शनिक था, जर्मन दार्शनिक, और उस जमाने में हीगल का बहुत ज्यादा बोलबाला था जर्मनी में। तो हीगल से द्वंद्ववाद लिया, लेकिन हीगल और मार्क्स के द्वंद्ववाद में अंतर है। क्या अंतर है? हीगल का द्वंद्ववाद अध्यात्म या ईश्वरीय चेतना पर आधारित है और मार्क्स का द्वंद्ववाद भौतिक पदार्थ पर आधारित है। हीगल इस दुनिया को, इस राज्य को, संपूर्ण सृष्टि को विश्वात्मा या ईश्वर का रूप मानता है। मार्क्स जड़ पदार्थ को दुनिया का मूल हेतु मानता है। इस संदर्भ में मार्क्स का एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध है कि हीगल का द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा था, उल्टा खड़ा था। मैंने उसे पैरों के बल करके सीधा खड़ा कर दिया। ये मतलब क्या हुआ? हमारे शरीर में चेतना का केंद्र कहाँ है? सिर पर, मस्तिष्क। तो हीगल का द्वंद्ववाद किसके बल खड़ा है? सिर के बल, चेतना के। जड़ पदार्थ की स्थिति हमारे शरीर में कहाँ है? पैरों में। पैरों को जड़ माना जाता है। पैरों में भी चेतना होती है, क्योंकि मस्तिष्क से पूरी धाराएं, पूरी नसें वहां तक जाती हैं, तब चेतना होती है, लेकिन उसके जड़ का एक सिंबल प्रतीक माना जाता है। तो पैर मतलब जड़ और सिर मतलब चेतना। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को पैरों के बल मतलब सीधा खड़ा कर दिया, मतलब जड़ पदार्थों पर आधारित कर दिया। ये मार्क्स और हीगल के द्वंद्ववाद में सबसे बड़ा अंतर है। एक तरफ हीगल का द्वंद्ववाद अध्यात्म पर, ईश्वर पर आधारित है, दूसरी तरफ मार्क्स का द्वंद्ववाद संपूर्ण विचार उसके जड़ पदार्थ पर आधारित है। अब जरा देखें द्वंद्व की। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व माने संघर्ष। मार्क्स कहता है सृष्टि का विकास सीधे सपाट मार्ग से नहीं होता, अपितु संघर्ष के तरीके से होता। एक लाइन में यदि आप समझना चाहें, इस वाक्य को आप समझ सकते हैं कि सृष्टि का विकास द्वंद्व के तरीके से या संघर्ष से होता है, सीधे सपाट मार्ग या शांति के मार्ग से नहीं होता। तो सृष्टि का विकास होने के लिए द्वंद्व का, संघर्ष का, युद्ध का, क्रांति का, रक्तमय क्रांति का होना आवश्यक है। ये कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद का मूल तत्व है। तो द्वंद्ववाद आखिर मार्क्स ने हीगल से प्राप्त किया, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? सुकरात से हुई थी। सुकरात को द्वंद्ववाद का जनक माना जाता है, प्रतिपादक माना जाता है। लेकिन ये जो द्वंद्व है, जिसे संवाद कहते हैं, डायलॉग, मार्क्स के चैप्टर में इसकी थोड़ी सी चर्चा हुई थी, और उसी समय मैंने आपको इंगित कर दिया था कि इस डायलॉग और डायलेक्टिकल मेथड की चर्चा मार्क्स में हुई। तो सुकरात का जो संवाद का तरीका था, यह कथोपकथन का तरीका था, क्योंकि यूनान में यह धारणा प्रचलित थी कि कथोपकथन से, तर्क वितर्क से अंतिम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। सुकरात के बाद प्लेटो ने इसे अपने पुस्तक को लिखने का माध्यम बनाया। प्लेटो की समस्त पुस्तकें संवाद शैली या द्वंद्वात्मक पद्धति पर लिखी गई, प्रश्नोत्तर पद्धति, जिसे हम बोलते हैं भाषा में प्रश्नोत्तर पद्धति। तो सुकरात और प्लेटो के बाद यह पद्धति लगभग लुप्त प्राय हो गई। हीगल ने इसे अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का और अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने का एक जरिया बनाया। लेकिन हीगल का जो सिद्धांत था, जो द्वंद्ववाद था, बहुत दुरूह था, बहुत जटिल था, क्योंकि उस जमाने में यह धारणा प्रचलित थी कि जिस दार्शनिक के सिद्धांतों को कोई आदमी समझ न सके, हर कोई समझ न सके, वह उतना बड़ा दार्शनिक माना जाता था। एक उदाहरण से आप इसे समझ सकते हैं, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है,
हल्का फुल्का सोचिए, लेकिन देखिए हीगल के द्वंद्ववाद की पद्धति क्या थी। एक आदमी एक पेड़ पर चढ़ा, उसने कुछ फल खाई, कुछ अपने अंटी में बांधा, कपड़े में बांधा, उतरने लगा, उतर नहीं पाया। उसे लगा कि मैं यदि उतरूंगा तो गिर जाऊंगा, हाथ पैर टूट जाएगा। बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं उतर पाया। वह सोचने लगा क्या करूं कैसे उतरूं। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह दौड़ते हुए घर गया, घर से सीढ़ी लाया, सीढ़ी लगाकर उतर गया। ये ईगल का धन्यवाद है। मतलब हमको निष्कर्ष तक पहुंचना है और हम कैसे पहुंचेंगे ये हमारी मर्जी है। एक और उदाहरण, हम सब आर्ट्स के विद्यार्थी, आपने साइंस क्यों नहीं लिया, गणित क्यों नहीं लिया, तो जरा आत्मावलोकन करिए। जब आप गणित के प्रश्न बनाते थे, मैं भी था उसमें, जब आप गणित के प्रश्न बनाते थे तो जैसे ही गणित का प्रश्न आपके सामने पुस्तक में आता था, आप प्रश्न को बनाना, प्रश्न को हल करना छोड़ करके सबसे पहले क्या करते थे, पुस्तक के अंतिम पन्नों को देखते थे। क्यों? उसमें उत्तर माला लिखा रहता था, प्रश्न को उत्तर उसमें दिए जाते थे। तो जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर 15 है, तो आप 15 को पाने के लिए, 15 का उत्तर निकालने के लिए आप गणित का प्रश्न बनाते जाते थे। मान लीजिए अंदर कुछ गड़बड़ हो गया तो भी आप क्या करते थे, एक को काटा, दूसरे एक जगह 5 कर दिया, दूसरे को काटा, दूसरे जगह 3 कर दिया, 5 में 3 बराबर 15 कर दिया और 15 का उत्तर। यही पद्धति आपने अपनाई थी, हमने भी अपनाई थी। परिणाम ये हुआ कि हमको गणित छोड़ना पड़ा और आर्ट्स में प्रवेश लेना पड़ा। मतलब हीगल दो विरोधी चीजों को आपस में लड़ाता है और निष्कर्ष अपने मन चाहे निकाल लेता है। ये हीगल का द्वंद्ववाद। यूनान में जो द्वंद्ववाद प्रचलित था वह गोलाकार था, वृत्ताकार था। कैसे? यह द्वंद्ववाद विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र में लागू होता था। वो कैसे? यूनानी विचारकों का, यूनान के लोगों का यह अवलोकन था, उनकी धारणा थी कि विकास गोलाकार या वृत्ताकार तरीके से। कैसे? राजतंत्र से इसकी शुरुआत होती है। जब राजतंत्र विकृत हो जाता है तो निरंकुश तंत्र बन जाता है। निरंकुश तंत्र में स्वार्थ, तानाशाही, मनमानी जब चरम सीमा पर पहुंचता है तो समाज के कुछ लोग मिलकर के उस व्यवस्था को बदल देते हैं और एक नई व्यवस्था की स्थापना करते हैं, जिसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। कुलीन तंत्र जब विकृत हो जाता है तो वर्ग तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। वह छोटा सा वर्ग कुलीनों का अपना स्वार्थ पूरा करने में लग जाता है, शासन शक्तियों का उपयोग अपने हित के लिए करता है। जब यह चरम सीमा पर पहुंचता है तो समाज के लोग मिलकर के क्रांति करते ही और प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होती है। फिर प्रजातंत्र विकृत होकर के भ्रष्ट तंत्र में परिवर्तित हो जाता है और जब भ्रष्ट तंत्र में सर्वत्र अराजकता, व्यवस्था, अशांति उत्पन्न हो जाती है तो समाज का एक व्यक्ति जनता को लुभावने सपने दिखा करके अपनी सत्ता की स्थापना करता है और इस प्रकार से राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। तो 3 शासन व्यवस्था प्रमुख हैं, राजतंत्र, कुलीनतंत्र, प्रजातंत्र। और ये एक एक करके ऋतुओं की भांति, मौसम की भांति एक एक करके परिवर्तित होते रहता है। यही अरस्तु का संविधान चक्र या संविधान परिवर्तन चक्र यही है। जिस प्रकार से मौसम एक के बाद दूसरा आते जाता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, तीसरे बाद फिर आता है, इस प्रकार से चक्र चलते रहते हैं। तो यूनानी द्वंद्ववाद, यूनानी व्यवस्था वृत्ताकार थी, गोलाकार थी। हीगल ने इसे वाद, प्रतिवाद और संवाद के द्वैत के माध्यम से इसका विवेचन किया। वाद, प्रतिवाद, संवाद क्या है? वाद, हम जब किसी हमारी आंखों के सामने कई प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। ये घटनाएं कभी अच्छी भी होती है, कभी बुरी भी होती है। इन घटनाओं के बारे में हम
सोचते हैं। हम सोचते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, सोचते सोचते और आगे बढ़ते हैं, और यह हमारी सोच सकारात्मक होती है। हम उस विषय के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचते हुए और आगे बढ़ते जाते हैं। इसी भी हमारे मन में एक नकारात्मक विचार आता है। अब सकारात्मक नकारात्मक दोनों के बीच संघर्ष होता है, और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक नए वाद का जन्म होता है, जिसे संवाद, मतलब वाद पक्ष, प्रतिवाद विपक्ष, संवाद इन दोनों की अच्छाइयों को लेकर के समन्वय करता है, और इस प्रकार से संवाद की स्थापना होती है। यह है वाद प्रतिवाद संवाद। हेगल और आगे कहता है, यह संवाद आगे चल करके फिर से वाद में परिवर्तित हो जाता है। वाद है तो प्रतिवाद होगा, आंतरिक विरोध, जड़ पदार्थ की विशेषताएं, आंतरिक विरोध। यदि वाद है तो प्रतिवाद होगा, और वाद प्रतिवाद है तो संघर्ष होगा, और यदि संघर्ष होगा तो समन्वय होगा, समन्वय होगा तो संवाद की स्थापना होगी, संवाद फिर से वाद में परिवर्तित होगा, वाद का फिर प्रतिवाद, फिर संवाद। यह चक्र निरंतर चलते रहता है, और इसी प्रकार से संघर्ष के तरीके से सृष्टि का विकास होता है। इससे आप एक और उदाहरण के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे हमको पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है, तो क्या पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए सीधा एक लाइन में एक सीधी सड़क होगी? नहीं, तो घुमावदार चक्करदार सड़क। यहां तक कि यदि आपको अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने घर से मेन रोड तक भी जाना हो, तो 4-5 टर्निंग के बाद 4-5 मोड़ होते हैं, तब आप मुख्य सड़क तक पहुंच जाते हैं या शहर तक पहुंच सकते हैं। तो हमेशा विकास का मार्ग घुमावदार चक्करदार होता है, लेकिन घुमावदार चक्करदार होने के बावजूद आप प्रत्येक परिस्थिति में पहले की तुलना में एक अच्छी और उच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं। जैसे ये आप यहां पर स्थित हैं, और ऐसा करके यहां पर आपको चढ़ना है, यहां पर पहुंचना है, तो यहां से आप स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे करके ये रास्ता होता है। अब देखिएगा, यह आप यहां से चढ़ाव शुरू करते हैं, चढ़ाव करते करते आप नीचे तक आते हैं, चढ़ रहे हैं, लेकिन आपको नीचे आना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ऊपर चढ़ने के लिए नीचे आना चाहिए। ये नीचे आते हैं, फिर आप ऊपर जाकर फिर यहां पर नीचे आ जाते हैं। क्या आप यहां से सीधे यहां तक नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। सीधे जाएंगे तो आप खड़ी चढ़ाई कैसे आप चढ़ पाएंगे? और इस प्रकार से भले ही आप यहां पर नीचे आ रहे हैं, लेकिन आप पहले की तुलना में उच्च स्थिति में पहुंच गए। इस प्रकार से सृष्टि का विकास घुमावदार चक्करदार तरीके से होता है, सीधे सपाट मार्ग से नहीं होता। ये हेगल का द्वंद्ववाद, जिसे मार्क्स ने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए दिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मार्क्स ने हेगल से द्वंद्ववाद को दिया। विशेष करके हेगल ने जो द्वंद्ववाद की त्रैत पद्धति अपनाई थी, वह मार्क्स को बहुत पसंद आई। वाद प्रतिवाद संवाद कि प्रत्येक वस्तु का एक सकारात्मक पक्ष होता है, यह वाद है। यदि अच्छाई है तो बुराई भी है, तो वाद का भी प्रतिवाद होगा, मतलब वाद का विरोध, ये प्रतिवाद है। इस वाद और प्रतिवाद के बीच संघर्ष होता है। आपके मन में मान लीजिए किसी प्रकार के आपने घटना को देखा, उस घटना के बारे में आप सोचना शुरू करते हैं, उसके सकारात्मक पक्ष पर सोचते सोचते और आगे बढ़ते जाते हैं। फिर अचानक आपके दिमाग में उसके बारे में एक नकारात्मक विचार आपके मन में आता है। आपके मन मस्तिष्क में, विचारों में इन अच्छाई और बुराई, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष के बीच संघर्ष होता है।
और फिर आप एक समन्वय की स्थिति में पहुंचते हैं जहां पर अच्छाई भी है और बुराई है, दोनों की अच्छाई, दोनों की अच्छी चीजों को लेकर के आप समन्वय की स्थिति तक पहुंचते हैं। यही समन्वय संवाद है। अब देखें कि कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद की विशेषताएं कौन कौन सी। सबसे पहली विशेषता है विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से। संपूर्ण सृष्टि का विकास द्वंद्वात्मक तरीके से होता है, मतलब संघर्ष के तरीके से नहीं होता। सृष्टि का विकास कार्ल मार्क्स के मतानुसार संघर्ष से होता है, सीधे सपाट मार्ग से या शांति के मार्ग से नहीं होता। द्वंद्व का होना आवश्यक है। कैसे? वाद, प्रतिवाद, संवाद। विचार आया, वाद, विरोध हुआ, प्रतिवाद, उसके बाद संवाद। इस त्रेत को कार्ल मार्क्स और लेनिन आदि विचारकों ने कुछ उदाहरण देकर के समझाया है। जैसे गेहूं का बीज, वाद, आपने उसे जमीन में बोया, वह बीज अंकुरित हुआ, प्रतिवाद। फिर जैसे उसको अनुकूल जलवायु और परिस्थितियां मिली, वह एक नए पौधे के रूप में विकसित हुआ, उसमें फल लगे, नए फल का आना, संवाद। नए फल लगे, वह पौधा नष्ट हो जाता है और वो जो आपको बीज मिला, बीज को आप पुनर्रोपित करते हैं। तो बीज जो पहले को संवाद के रूप में मिला था, वही संवाद आगे चल करके वाद हो जाता है। आपने उसे बोया, वाद हुआ, फिर अंकुरित हुआ, प्रतिवाद हुआ, फिर नए फल लगे, संवाद हुआ। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एक बात ध्यान रखें, गेहूं का बीज लेकर के उसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद ढूंढने की कोशिश न करें। मैंने तो आज तक नहीं पाया, आपको भी शायद उसमें वाद, प्रतिवाद, संवाद का प्रयत्न नहीं मिलेगा। तो यह केवल उदाहरण है समझने के लिए। इसी प्रकार से तितली वाद है। परिस्थितियों को अनुकूल होने पर तितली का अंडा देना, प्रतिवाद है। उस अंडे से नए जीव का जन्म लेना, संवाद। वह नया जीव, नई तितली फिर से वह संवाद वाद में परिवर्तित हो जाती है, वह फिर अंडे देती है, प्रतिवाद हुआ। इस प्रकार से वाद, प्रतिवाद, संवाद। एक और उदाहरण लीजिए। पूरे राज्य में या किसी भी देश में, भूमि में अनेक प्रकार के प्राकृतिक कारणों से कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो संपूर्ण प्रकृति की है चीज वाद। वर्षा के पानी से मिट्टी का कटना, चट्टानों का कटना और समुद्र में जाकर के जमा होना, प्रतिवाद। और उसके बाद कई वर्षों के पश्चात प्राकृतिक कारणों से उन जमा चीजों का उभर करके समुद्र के अंदर द्वीप के रूप में परिवर्तित होना, संवाद। वाद, प्रतिवाद, संवाद। ये जो छोटे छोटे द्वीप समुद्र में हमको देखने को मिलते हैं, ये सब इन्हीं कारणों से और इन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले भूखंड हैं। ये इस प्रकार से उदाहरण देकर के कार्ल मार्क्स करता है कि सृष्टि का विकास द्वंद्वात्मक तरीके से होता है, सीधे सपाट मार्ग से नहीं होता। संघर्ष का होना आवश्यक है। इसी संघर्ष को कार्ल मार्क्स आगे चल करके रक्तमय क्रांति का नाम देता है। उस पर चर्चा। दूसरा है स्वतः विकास होता है। मार्क्स ईश्वर को, धर्म को नहीं मानता, शुद्ध नास्तिक है। वह कहता है कि धर्म अफीम के नशे की भांति होता है। जिस प्रकार से अफीम के नशे में पड़कर व्यक्ति
अपने होश हवास को खो देता है, सामने होने वाले अत्याचार को, अन्याय को सहते जाता है। वह केवल उसे श्राप देते रहता है कि मैं भी, तुम मुझको भी कम कर रहे हो, ईश्वर तुमको नर्क दीजिए। इस प्रकार की बातें करते रहता है। तो धर्म व्यक्ति के लिए अफीम के नशे की भांति। इसलिए धर्म नाम की कोई चीज, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि हम उसको देख छू नहीं सकते। इसलिए ईश्वर नहीं है, केवल जड़ पदार्थ ही सर्वश्रेष्ठ हैं और जड़ पदार्थों से ही सब कुछ संचालित होता है। जिस प्रकार से एक ऑटोमेटिक घड़ी, शायद आप पुराने समय के ऑटोमेटिक घड़ी को देखे नहीं होंगे। पुराने समय में जो ऑटोमेटिक घड़ी होती थी उसमें चाबी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और यदि व्यक्ति पहना है तो घड़ी फिर चलती रहती है। इसी प्रकार से यह सृष्टि भी एक ऑटोमेटिक मशीन की भांति है, और ऑटोमेटिक मशीन को चलाने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वतः चलती रहती है। यह संपूर्ण सृष्टि भी अपने आप चलती है। लेकिन जड़ से चेतन की उत्पत्ति कैसे? तो कार्ल मार्क्स कहता है कि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि दुनिया में सबसे छोटा प्राणी, एक सेल वाला प्राणी अमीबा है, और अमीबा में प्रोटोप्लाज्म नाम का एक तत्व होता है जिससे चेतन तत्व की उत्पत्ति होती है। इस प्रोटोप्लाज्म में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर आदि तत्व होते हैं जिससे चेतना की उत्पत्ति, सेल्स बढ़ते हैं। इस प्रकार से एक सेल से 2 सेल, 10, 1000, लाख, करोड़, अरब, ये सेल्स, जैसे जैसे सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्राणियों का और उच्च स्तर प्राप्त होता है। और इनमें सबसे ऊपर में मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में करोड़ों अरबों सेल्स होते हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, उसे विवेकशील प्राणी बनाते हैं। युवाओं में इन सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है, बच्चों में, युवाओं में इन सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप उनमें नया कार्य करने की भावना, प्रेरणा मिलती है। वृद्धावस्था में ये सेल्स कमजोर होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और जब पूरे सेल्स खत्म हो जाते हैं मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से सृष्टि को चलाने के लिए किसी ईश्वर के अस्तित्व की या ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं। जो भी है जड़ पदार्थ है। ये दूसरी बात है। वह तीसरा उदाहरण, वह तीसरा कहता है मात्रा में परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन। मात्रा में परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन। जैसे मात्रा में परिवर्तन होगा तो गुण में भी परिवर्तन हो जाएगा। वो कैसे? जैसे आपने पानी को गर्म करना शुरू किया तो यह पानी अनंत मात्रा तक, अनंत डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म नहीं होगा। फिर यह जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा टेम्परेचर पानी का, वैसे ही वह भाप बनकर उड़ना शुरू होगा। इसी प्रकार से जब पानी को आप ठंडा करेंगे तो यह भी अनंत मात्रा तक ठंडा नहीं होगा, अपितु जैसे 0 डिग्री में पहुंचा उस पानी का टेम्परेचर, वैसे ही वह बर्फ बन जाएगा। तो देखिए 1 डिग्री तक पानी बर्फ नहीं जमेगा। इसी प्रकार से 99 डिग्री सेल्सियस तक पानी भाप बनकर नहीं उड़ेगा। लेकिन 1 डिग्री के अंतर से, मात्रा में अंतर से गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। मतलब पानी बर्फ बन जाता है या पानी भाप बन जाता है। तो मात्रा में परिवर्तन से गुण में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए, अभी दुनिया में जिन देशों ने परमाणु बम बना लिया है, परमाणु बम यूरेनियम से बनता है। दुनिया में आपको यूरेनियम को परिष्कृत करने का काम 238 आइसोटोप तक हो गया है। दुनिया के अधिकांश देशों में 238 आइसोटोप तक यूरेनियम को संसाधित करके परिष्कृत कर दिया जाता है, शुद्ध किया जाता है, कर लिया गया है दुनिया के कई देशों में।
लेकिन जिन देशों ने परमाणु बम बनाया है उन्होंने यूरेनियम को 235 आइसोटोप तक परिष्कृत करके अणुबम बनाया है, क्योंकि 235 आइसोटोप यूरेनियम परमाणु विस्फोट करने की क्षमता रखता है, परमाणु बम विस्फोट हो सकता है। देखिए 3D आइसोटोप का फर्क है। 238 आइसोटोप तक यूरेनियम बम ब्लास्ट नहीं कर सकता, एटम बम नहीं बन सकता। केवल 3 आइसोटोप के फर्क से वही यूरेनियम परमाणु बम बना करके दुनिया को खत्म कर सकता है। तो मात्रा में परिवर्तन से गुण में परिवर्तन। एक रस्सी को आप खींचते हैं तो एक निश्चित शक्ति तक, एक निश्चित सीमा तक रस्सी नहीं टूटेगी, अचानक से फिर टूट जाएगी। मात्रा में परिवर्तन से गुण में परिवर्तन। और ये आखिरी चौथा जल से चेतन की उत्पत्ति प्रोटोप्लाज्म, इसकी चर्चा हो चुकी है। इस पॉइंट के अंतर्गत मतलब स्वतः विकास होता है, इससे किसी ईश्वरीय तत्व की आवश्यकता नहीं है। ये है कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत। इसके बारे में प्रतिपाद के सिद्धांत की चर्चा। कहने का मतलब यह है कि मार्क्स सृष्टि के विकास के लिए द्वंद्वात्मक तरीके को आवश्यक मानता है और वह कहता है सृष्टि का विकास संघर्ष के तरीके से होता है। यही संघर्ष राज्य में जब लागू होता है उसे रक्तमय क्रांति कहते हैं। तो द्वंद्व के तरीके से राज्य का विकास, सृष्टि का विकास होता है, शांतिपूर्ण तरीके से नहीं। अब देखें द्वंद्वात्मक और विवाद की आलोचना। सबसे पहले आलोचना में आत्मा की उपेक्षा। ये कार्ल मार्क्स के दर्शन की सबसे बड़ी कमी है। हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं कि नहीं? आपको यह अनुभव होता है कि नहीं, मैं हूं। यह जो मैं हूं कहने की बात है, प्राण है, प्राण तत्व है, ईश्वरीय तत्व है, यह आत्मा का तत्व है। तो यह सबसे बड़ी कमी है कि कार्ल मार्क्स ने अपने समस्त सिद्धांतों की व्याख्या भौतिक पदार्थों के या आर्थिक पदार्थों के आधार पर की है। यह सर्वथा एकांगी है, एक पक्षीय है। दूसरा, सृष्टि का संचालन जड़ से कैसे होगा? कार्ल मार्क्स और उसके अनुयायियों ने ऑटोमेटिक घड़ी का उदाहरण दिया, लेकिन क्या उस ऑटोमेटिक घड़ी के पुर्जे अपने आप चलने लगते हैं या कोई एक सचेत व्यक्ति, सचेतन प्राणी मनुष्य उन सभी पुर्जों को व्यवस्थित ढंग से रखता है, उसके बाद घड़ी चलना शुरू हो जाता है? अपने आप तो नहीं चलता। कोई भी ऑटोमेटिक मशीन अपने आप संयोजित होकर के चलना शुरू नहीं कर देता। कि उसने मिल मालिक के आदेश को सुना और सभी पुर्जे अपने आप एकत्र हो गए और प्रोडक्शन शुरू हो गया, ऐसा होता है? ऐसा नहीं। इसी प्रकार से यह सृष्टि अपने आप नहीं चल सकती, इसे चलाने वाला कोई चेतन तत्व है। और आज इस चीज को दुनिया के बड़े से बड़े नास्तिक वैज्ञानिक भी स्वीकार कर चुके हैं कि इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन करने वाला कोई चेतन तत्व है, जिसे परमात्मा या परमेश्वर के नाम से या ईश्वर के नाम से। तीसरी, विकास द्वंद्व। क्या विकास हमेशा द्वंद्वात्मक तरीके से होगा? नहीं, हमेशा द्वंद्व का होना आवश्यक नहीं। द्वंद्व हो सकते हैं, द्वंद्व होते भी, लेकिन एकमात्र द्वंद्व से ही सृष्टि का विकास होगा, बिल्कुल करना गलत है। जैसे 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिन पड़ोसी राज्यों को स्टालिन ने जबरदस्ती अपने रूस में सम्मिलित कर लिया था, सोवियत संघ में सम्मिलित कर लिया था, 1991 में इनमें से 12 राज्यों ने मिलकर के आपस में बैठक किया और ये सब अलग हो गए। संघर्ष कहाँ हुआ? ये तो शांतिपूर्ण ढंग से नए राष्ट्रों का निर्माण हो गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ
तो उसमें शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, इतिहास का एक युग समाप्त हुआ, नया युग शुरू हुआ। तो उसमें हम आप जी रहे हैं, जीवन का संचालन कर रहे हैं। अमेरिका में स्वतंत्रता मिली संघर्ष के तरीके से, फ्रांस में क्रांति हुई संघर्ष, रक्तमय क्रांति के बाद फ्रांस में सत्ता परिवर्तन हुआ, लुई वर्ष के शासकों को समाप्त करके प्रजातंत्र या गणराज्य व्यवस्था की स्थापना की गई। 1688 में इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति हुई, रक्त का एक बूंद भी बहाए बिना इंग्लैंड में क्रांति हो गई, सम्राट नाम मात्र का शासक बन गया, संसद शक्तिशाली हो गई। वो आप उसको संघर्ष बोलेंगे। तो सृष्टि का विकास केवल द्वंद्व या संघर्ष के तरीके से नहीं होता, शांतिपूर्ण तरीके से भी होता है। इसके बाद काल्पनिक। अब गेहूं का बीज हाथ में लेकर के उसमें ढूंढिए कि उसमें वाद प्रतिवाद संवाद होता है क्या, नहीं होता। तो यह केवल कल्पना है, मन की उड़ान है, यह केवल मानसिक व्यायाम है। और मानसिक व्यायाम तो कुछ भी हो सकता है। कभी मैंने और पिछले इसी लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा, फल तोड़ा, उतर नहीं पाया, क्या करूं, घर से सीढ़ी लगा कर उतर गया। तो आप खुद समस्या ढूंढेंगे, समस्या का समाधान आप तो केवल मानसिक व्यायाम। उसके बाद मानसिक व्यायाम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि वाद प्रतिवाद और संवाद के तरह से ही सृष्टि का विकास होता है। ये है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसके बाद अगले व्याख्यान में हम इतिहास की भौतिकवादी या आर्थिक व्याख्या का विवेचन करेंगे। उसमें यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद फिर काम आएगा। यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स के विचारों का सार है। कार्ल मार्क्स के जितने भी सिद्धांत हैं सबकी विवेचना इसी तरीके से की जाएगी। इसको आपने कितना समझा यह तो आप ही जानेंगे, लेकिन मेरा यह अनुमान है कि जिस कार्ल मार्क्स ने या हीगल ने इस द्वंद्वात्मकता को अपनाया था, शायद उन्होंने भी इसे पूरा नहीं समझा। तो आप कितना समझेंगे, एक सोच लीजिए। इसी के साथ आप सभी को